सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तो आज थोड़ा सा मामला हट के, क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि 1992 के बाद पाकिस्तान आज तक ओलंपिक्स के हवाले से मेडल्स के लिए उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सामने आए। एक उम्मीद अब जागी है अरशद नदीम की सूरत में कि वो जेवलिन थ्रो में अगर फाइनल में जो विक्ट्री स्टैंड है वहाँ तक पहुँचते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म का कोई तमगा हासिल करना ये एक बहुत बेहतर है। लेकिन इस हिस्ट्री पर भी हम बात करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने जितनी तवज्जो है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, चाहे वो इदारे हों, वो एक क्रिकेट की हद तक रही है। और क्रिकेट से जितना हमने काम और कामयाबी हासिल की है, उसके मुकाबले में क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? वही पाकिस्तान की हॉकी टीम और वही पाकिस्तान के बाकी स्पोर्ट्समैन क्या वो काम नहीं कर सकते? इस पर भी आज बात करेंगे। बहुत से गिले शिकवे भी हैं, लेकिन बहुत सी उम्मीदें भी हैं आज के प्रोग्राम में जो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर देते चलें, और वो है पंजाब में कुछ हलचल और तब्दीलियों के हवाले से। हमारे इस वक्त डिप्टी ब्यूरो हेड लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। खबर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑन चौधरी ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है या इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया है? दूसरा, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा की भी तब्दीलियों की खबर सामने सबसे आ रही थी, और अब यह कहा जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारियां तब्दील की जा रही हैं। मामला क्या हुआ है? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आपने जो बात की कि इस्तीफ़ा दे दिया गया है या ले लिया गया है, तो ये बात ऐसे है कि ये इस्तीफ़ा ले लिया गया है। उन चौधरी ने जो अपना रेजिग्नेशन पुट किया है, वज़ीर आला को भिजवाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वज़ीर आला हाउस की जानिब से उनके साथ रब्ता किया गया था और उन्हें कहा गया कि या तो आप जहांगीर तरीन ग्रुप छोड़ दें या आप अपना ओहदा छोड़ दें। उनका कहना था कि इससे पहले भी इस तरह से मेरे साथ हो चुका है, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर मैंने अपने ग्रुप को फौकियत दी है अपने ओहदे पर, क्योंकि अपने इस्तीफे में वो लिखते हैं कि जहांगीर तरीन का जो किरदार था तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत बनाने में और सूबे में हुकूमत बनाने में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा मैं जहांगीर तरीन को छोड़कर PTI के मुखलिस वर्कर को तनहा नहीं करना चाहता। और इसी तरह से जो आपने मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से बात की, तो पिछले कुछ अरसे से हम ये गुफ्तशनीद सुन रहे थे और चहमगोइयाँ चल रही थी कि कोई तब्दीली आने वाली है, मगर दरमियान में जो है PP 38 का इलेक्शन आ गया, जहाँ पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। और आपको याद होगा कि हमने ये खबर दी थी कि फिरदौस आशिक अवान जो है वो मुस्तफ़ी होने का उन्होंने तभी फैसला कर लिया था। कुछ चीज़ें उनकी भी बातगश्त उनके पास भी मौजूद थी, तो उन्होंने जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने इस्तीफे का दुरुस्त वक्त मुंतखब किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुझे बार बार नोटिस कर रहा है कि भाई यहाँ पर हल्के में नहीं जा सकती, लिहाजा मैं इस वजह से जो है वो इस्तीफ़ा देना चाह रही हूँ। मगर जो है ज़राए का दावा ये है कि पंजाब में जो है वो अपने तौर पे अपने मीडिया हाउसेस के तौर पे जो अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया कवरेज का जो उनका काम था वो तो सही तरीके से सर अंजाम दे रही थी, मगर कहीं उनका कोऑर्डिनेशन कम था कुछ हुक्मरानों के साथ, तो इस वजह से शायद वो जो है कुछ फासले बढ़ते जा रहे थे। खबर सामने आ रही थी, खबर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से कि ऑन चौधरी तो अपने ग्रुप के साथ थे, लेकिन जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं उनकी जहांगीर तरीन इशू के ऊपर एक खामोशी जो है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं समझी गई है, मरकज़ में भी और सूबे में भी। ये भी वजूहात है कि उनसे भी इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, ये भी इत्तलात है। देखिए मुदस्सिर, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से पहली जो हुकूमती प्रायोरिटी थी वो तो ये थी कि किसी तरीके से मामले को दबा लिया जाए और दबा के बजट पास करवा लिया जाए। जब वो बजट पास हो गया तो उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से वही चीज़ें आपके इल्म में सामने आना शुरू हो गई। नज़ीर चौहान साहब वाला जो सारा मामला हुआ है उसके बाद उनकी सुलह भी हो गई है, तो इस पर जो है वो अब मजीद मेम्बरान को भी कहा जा रहा था कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप छोड़ दें। और इस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जब मैंने ये सवाल किया था कि नज़ीर चौहान साहब की तो सुलह हो गई है, मगर जो वज़ीर आज़म इमरान खान है वो पार्टी डिसिप्लिन पे क्या कोई खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो एक्शन लेंगे? जैसा कि नज़ीर चौहान ने बताया कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है पार्टी कारकुनों को, तो जो पार्टी कारकुन अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ गए हैं, तो उनका कहना था कि ये तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पार्टी के अंदर पार्टी बनने नहीं देंगे। और उसके अगले ही रोज ये सामने आ गया। फिर मुशीर इत्तलात कौन आ रहा है, कोई इत्तलात?
अभी तक की इतलात तो ये है कि जो पंजाब में पहले वजीर इतलात थे उनको शायद कोई जो दोबारा उनकी कोई जगह गुंजाइश बन रही है। बाकी जो है वो हतमी फैसला तो अभी फिरदौस आशिक अवान के हवाले से लिया नहीं गया, क्योंकि अभी उन्हें ये पैगाम दिया गया कि आपके लिए जो है वजीर आजम वफाक में तो शाम तक जो है वो खबरें ये बता रही हैं कि वजीर आजम की और वजीर आला की मुलाकात होगी तो और मामले खुसूसी की भी जिम्मेदारियां तब्दील हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद। और अब देखना यह है कि मामले खुसूसी खुद आकर ये ऐलान करती हैं या ऐलान किसी और तरह से होता है। बहरहाल हम आज प्रोग्राम में जो बात है वो टोक्यो ओलंपिक्स की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े स्टार और लेजेंड हॉकी प्लेयर सलाउद्दीन साहब, साबिक ओलंपियन भी हैं। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और स्टार वकार ज़का साहब। सोशल मीडिया पे आप उनको देखते हैं, बड़े एक्टिव हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में उनको लेने का मकसद ये था कि जहाँ ऐलानात होने चाहिए थे हुकूमत पंजाब की जानिब से, वजारत खेल की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वकार ज़का साहब ने खुद से अपने तय एक ऐलान कर दिया कि जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में जो पहुंचे अरशद नदीम साहब, उनके लिए $5000 जो हैं वो देंगे। तो ये एक पाकिस्तानी की मोहब्बत है कि वो इस तरह से उन चीज़ों को वो कर लेते हैं। सलाउद्दीन साहब, सर आपसे आगाज़ करते हैं। फिर ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020, इससे पहले हम ओलंपिक्स की अगर तारीख में जाते हैं तो हमें एक बड़ा तवील अरसा हो गया कि हम विक्ट्री स्टैंड तक नहीं पहुंच पाए, कोई मेडल्स नहीं। उससे पहले अगर हम 92 से पहले भी देखें तो हमारे पास मेडल्स और किसी न किसी सूरत में एक चीज़ होती थी, वो हॉकी थी कि हमें ये उम्मीद थी कि गोल्ड नहीं तो सिल्वर नहीं तो ब्रॉन्ज में हमारी टीम खड़ी होगी। लेकिन उसके बाद जो जवाल आया है फिर वो इतना तवील हो गया है कि बहुत इससे लंबा है। क्या आप समझते हैं कि ये किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है, और क्या हुकूमतों की तरजीहात नहीं रही हैं बाकी स्पोर्ट्स को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। जो आपने सवालात किए हैं उसके लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम रही है माजी में, उसने 1956 से लेके और अब तक 8 मेडल्स जो हैं वो ओलंपिक्स के जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। 8 टीमों यानी 8 मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम इस वक्त बदकिस्मती से 18वें नंबर पर है दुनिया में। लेकिन ओलंपिक्स के लिए जो टीमें क्वालिफाई करती हैं वो 12 होती हैं। तो 2012 के बाद से अब तक पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स में नहीं गई है। 2016 में ब्राज़ील में पाकिस्तान की टीम नहीं गई, और उसके बाद 12 के बाद से, और फिर 2020 में अब टोक्यो में नहीं गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले आपको अपने स्टैंडिंग शो करनी होती है, आपको क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि ये जितने भी ओलंपिक्स में खिलाड़ी आते हैं ये सब क्वालिफाई करके आते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनको वाइल्ड कार्ड पर एंट्री दी जाती है। पाकिस्तान से जो कॉन्टिनेंट गया था उसमें काफ़ी लोग जो हैं वाइल्ड कार्ड से गए हुए थे। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आपकी एंट्री तो हो गई, लेकिन ये कि मेडल का तो आप सोचे भी ना। एक लड़का जो अरशद नदीम जो है, तो पहले हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में 8 जीते। आखिरी मेडल मैं आपको बताऊं 92 में बार्सिलोना में, जब मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर कोच था, तो आखिरी मेडल हमने वहाँ जीता है। उसके बाद से अब तक बिल्कुल बैरंग है। अरशद नदीम की मैं बात करूंगा कि अरशद नदीम वो खिलाड़ी है जो यकीनन मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा, और ऑलरेडी वो कर चुका है। मैं समझता हूं कि महदूद वसाइल में जो उस खिलाड़ी ने मेहनत की है और कर रहा है, कॉमनवेल्थ में उसमें नंबर 1 पोजीशन लेके डायरेक्ट जो है उसने क्वालिफाई किया है। वो किसी वाइल्ड कार्ड में नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे आया है। तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। मदद क्या होती है? मदद ये होती है कि खिलाड़ी को जो उसकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं देखना चाहिए कि क्या इस खिलाड़ी को अगर हम बाहर मुल्क से भेजकर थोड़ी सी भी अगर इसको ट्रेनिंग करवाएंगे तो ये इस मुल्क के लिए मेडल ले आएगा। जैसे मुझे याद है कि अरशद नदीम को पहले चाइना भेजा गया था, चाइना में उन्होंने ट्रेनिंग ली, लेकिन कोविड के बाद वो वापस आ गए थे, और उसके बाद फिर उज़्बेकिस्तान या किसी और मुल्क के अंदर उनको भेजा गया, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सके कोविड की वजह से। फिर उन्होंने वापस आके पाकिस्तान में ट्रेनिंग करी। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जितने भी ट्रेनिंग की है, आप देखें कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई हैं, अभी तक वो मेडल की दौड़ में हैं। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि कल जब इनका फाइनल राउंड होगा, मेरा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह नदीम कोई ना कोई मेडल जीत कर आएंगे। वेल डन नदीम, एंड कीप इट अप। बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो, सारी कौम की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, पूरी कौम तो ये उम्मीद की एक किरण है कि हमें मेडल मेडल स्टैंडिंग पे वो ला सकते हैं। आप जैसे बाकी तो सब फारिग हो चुके हैं, सीनियर्स हैं, वो देखते हैं कि टैलेंट को देखकर अगर ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर कल एक अच्छी खबर अरशद नदीम के हवाले से आएगी, तो उस अच्छी खबर से पहले ही जो फाइनल राउंड तक रसाई ली है अरशद नदीम ने,
उस पर वकार ज़का साहब आपने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनाम का भी ऐलान कर दिया। तो ये क्या था? मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, आप ओलंपिक्स को देख रहे होते हैं और उस पर आपके तज्जिए तबसरे भी चल रहे होते हैं। ये अचानक कैसे ख्याल आया जब अरशद नदीम का इतना ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट आया कि फ़ाइनल राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है? क्या जज्बात थे कि फौरी तौर पर आपने ये ऐलान भी कर दिया? नहीं, ये ऐलान तो मैंने तकरीबन 24 घंटे पहले किया था और उनके क्वालिफाई करने से पहले ट्वीट किया था मैंने कि ये मैं जो है एक भी अगर ये मेडल किसी तरह का भी मेडल ये जीतेंगे तो ये $5000 जो है ये वो नहीं है जिसको हम जैसे हॉकी वालों से भी बार दफा वादा किया था प्लॉट देने का, पता नहीं प्लॉट मिले नहीं मिले हुकूमत की तरफ से, लेकिन उस तरह का नहीं होगा। और ये मैंने उनके क्वालिफाई करने से पहले और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, हम इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रोल होता है। अब ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के सुबह उठता हूं और गुलफाम जोसेफ परफॉर्म कर रहे हो या नजमा भाग रही हो, देख रहा होता हूं कि देखें अब ये वो मीडिया का काम है। चक दे इंडिया फिल्म आप देखें जब आई है तो उसके बाद आज इंडियन हॉकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेला है, आप जरा वो देखें, ऐसा लगता है वही फिल्म चल रही है कि 2 गोल हो गए फिर उसके बाद कम बैक कर रहे हैं। तो ये मीडिया का रोल है कि हम लोगों को इसमें आगे आके काम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें, ओलंपिक्स में लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया पर ना एक धाक बैठती है, चाइना, रशिया, अमेरिका दिखाता है कि हम हेल्दी नेशन है, हम बहुत हेल्दी हैं अपने, इसलिए हम ये जीतने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे अहम चीज समझने की ये कि इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, पहले मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे पता था कि ये जो है ना कुछ कर जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों को शायद ये भी लगता हो कि मैं जानबूझ के वो कॉमेडी क्यों कर रहा होता, इसलिए कि ओलंपिक्स जो है उसको प्रमोट करने के लिए उस ऑडियंस में जो टिकटॉक देखती है या वो ऑडियंस जो रोस्टिंग या बाकी चीजों में ओलंपिक्स की तरफ लाने के लिए हमको इस तरह की टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं। और देखें अब ये इस बात से निकल जाना चाहिए कि भाई पर इतना तो हो गया ना, वहां तक पहुंच तो गए, अरे इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रही है, आप कह रहे हैं बस ये नजमा वहां पहुंच गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तनकीद करने की बात नहीं है, बात ये है कि आप इस चीज से निकल आए कि नहीं भाई इतना तो हो ही गया, भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नहीं होगी तो भाई आपको ये नहीं हो सकता कि जी वहां चलो टोक्यो घुमाने के लिए भेजे। और भाई ये इनके साथ कोचेस क्यों नहीं गए वे, कोचेस का है, बिस्मा का कोच कहा था जो स्विमर है, इसके बाद जो बैडमिंटन है उसके साथ वो सेक्रेटरी क्यों भेज दिया वाजिद आपने, भाई सेक्रेटरी का क्या काम है मुझे आप बताएं। दुनिया में मैंने नहीं देखा कभी कि खिलाड़ी के साथ कोच नहीं गया हुआ, उसके जी वो सेक्रेटरी गया हुआ, उसका क्या काम है, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा साहिबा से पूछना चाहिए कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत नजर है इस पे या नहीं है इसके ऊपर, या बिल्कुल भी। और देखें मसला ये है, ओलंपिक्स में जीतने में पैसे नहीं इज्जत मिलती है, वो इज्जत होती है कि दुनिया में आप दिखा रहे होते, इसका कोई इनाम कोई लोगों को लगता है $1 मिल रहे नहीं है। हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम सोशल मीडिया से यहां से पैसे कमा रहे तो कोई बात नहीं यार, ये अगर मैं पैसे उसको दे रहा हूं कुछ भी नहीं है, जितनी उसने मेहनत की है। वकार साहब ये देखिए, ये 2 चीजें हैं, मैं आपके सारे अमल देख रहा था, ये आपका एक मुल्क से मोहब्बत है जो किसी न किसी सूरत और अंदाज में मुख्तलिफ है, और पाकिस्तानियों का आप कह रहे हैं कि कमा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार है जो आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी हुकूमतों की है, जिम्मेदारी इस वक्त एसोसिएशंस की है जिन्होंने तैयारी करवानी है, और हुकूमतों का काम है जो तैयार करके फिर आगे फिर अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ऐड कर रहे थे, तो जब से जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी तबाह हो गया, हॉकी की फेडरेशन बनी तबाह हो गया, स्नूकर बिल्कुल चैंपियन थे हम एक जमाने में, वो तबाह। मैं कह रहा हूं ये जो फेडरेशन बन जाती हैं और ये जो बहुत ही अंकल किस्म के इगोइस्टिक अंकल बैठ जाता है कोई जाके और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा होता, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर अनापरस्ती होना कि आगे जाने नहीं देंगे हम किसी को, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इसके ऊपर ना पूरी ये बहुत बड़ी करप्शन है। इसके ऊपर हुकूमत को पूरा अगर फंड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बाबों से तो जान छुड़ा दो हमारी यार। सर ये मतलब बाबों से मुराद आपकी वो सिर्फ लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, बाकी तो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बड़े ज़रूरी हैं, उनके एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। सलाउद्दीन साहब एक चीज़ हम ये देखते हैं 92 से 94 के दरमियान हमारे पास ओलंपिक का मेडल भी एक ब्रॉन्ज आ गया हॉकी में, वर्ल्ड कप भी हमने 94 में शहबाज सीनियर जब थे वो हमने जीत लिया, हमारे पास बाकी स्पोर्ट्स के भी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही। अब ये ओलंपिक, एक तो ओलंपिक एसोसिएशन है कि बड़ा जो जिस किस्म के हर बार रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, चाहे वो सैफ गेम्स के हों, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के हों, चाहे फिर वो हम आखिरकार ओलंपिक्स 4-5 साल के बाद वो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो ना होने के कुछ बराबर हैं। 87 के सैफ गेम्स और आज के सैफ गेम्स के रिजल्ट्स भी देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, कुछ नहीं है। फिर डिपार्टमेंटल जो एक स्पोर्ट्स थी वो भी कदरे ख़त्म होती गई आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली मैं हॉकी की बात करूँगा कि बैंक से बाकी चीज़ों से ख़त्म हो गई। तो क्या आप सवाल क्या समझते हैं कि सिर्फ यही वजूहात हैं
कि आहिस्ता आहिस्ता हॉकी दूर हो रही है, या जो सरपरस्ती या प्रायोरिटी है हुकूमत की वो भी नहीं है, तो हम हॉकी से इतना पीछे निकल आए? पहले तो मैं ये कहूँगा मेरा नाम सलाहुद्दीन नहीं इस्लाहुद्दीन है, अलिफ लगा लीजिए। मैं इस्लाह कर लेता हूँ सर, इसके लिए मैं इंतहाई माजरत। हाँ हाँ, आप अपनी इस्लाह कर लें, नहीं तो मैं आपकी इस्लाह कर दूंगा सर मैं तो अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की है ना ओलंपिक्स की और हॉकी टीम की, देखें यही हॉकी टीम थी ना कि इन्होंने 8 मेडल्स ओलंपिक के जीते हैं ना। बिल्कुल, ये भी तो फेडरेशन के अंदर में काम कर रही थी ना। बात सारी ये होती है कि जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब पर बैठा होगा और मेरिट पर होगा तो आगे काम भी मेरिट पर होते हैं। बिल्कुल, एक बात तो ये जहन में रख लीजिए, कभी भी अगर आप इससे हट के काम करेंगे तो वो नताइज उसके मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी बात आपने की कि इंसेंटिव की जॉब्स मिलती थी। हॉकी अभी तक एमेचर है, प्रोफेशनल नहीं हुई। क्रिकेट, स्क्वाश, आप सॉकर, जो गेम भी दुनिया का उठा लें, बॉक्सिंग, टेनिस, गोल्फ, सब जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं। आज का बच्चा वो चाहता है कि मुझे जब मैं हॉकी खेलूं तो मुझे भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, जैसे माजी में होते थे। जब हम लोग खेलते थे तो हमें फ़ौरन ही डिपार्टमेंट जॉब दे देते थे, लाइक कस्टम्स, PIA। मैं कस्टम में मुलाजमत करता रहा, और जितने भी मैं अगर नाम लूँगा तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, वो तमाम लोग जितने भी नामी गिरामी है जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते रहे और एज ए स्पोर्ट्समैन दाखिल हुए। मैंने ज़ियाउल हक साहब से, उस वक्त मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था, जब ये रिक्वेस्ट की थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, कि खिलाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाए, जॉब मिले, तो उन्होंने ये किया था कि 6 खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट किसी भी खेल का, चाहे एक वो ग्रेजुएट हो या पाकिस्तान प्लेयर हो, तो उसकी जॉब मिल जाएगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज खिलाड़ी ये सोचता है कि पहले मेरे घर में 6 लोग हैं, 7 हैं या 8 हैं, मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं पाकिस्तान प्लेयर तो बन गया हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? तो उसको अपने घर की तरफ देखता है। उस खिलाड़ी के घर का अगर चूल्हा जल रहा होगा तो वो बेफिक्री होके हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, स्क्वाश खेलेगा। लेकिन जिसको ये फिक्र होगी कि ज़रिया माश मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे घर चलाऊँगा, तो उसकी कंसंट्रेशन लूज़ होती है। कोई तरीका हो, किसी तरीके से भी करें। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, नो डाउट वो इमरान खान साहब खुद भी तमाम मामला से बाखबर हैं, वो बेखबर नहीं हैं, वो खेल के मामलात में भी, लेकिन उनके ऊपर प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आते ही उन्होंने जो चार्ज संभाला तो सबसे पहले तो उनको मईशत की फिक्र हो गई कि मईशत का पहिया कैसे चलेगा पाकिस्तान का, कितने हमने लोन लिए हुए थे, कितने लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। फिर अगले दिन से ही उनको इस कोशिश में लग गए। मैं नहीं कह रहा मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्या पोजीशन कि अगले दिन से ही इस काम नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे हैं उनकी भी जिम्मेदारी उस तरह से है। एग्जैक्टली, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए उनकी जो है वो बाखबर हैं। कता कलामी की माफी चाहूंगा, या मुझे छोटा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ साहब भी मियां चन्नू से, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या जज्बात है अपने बेटे के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स की, पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, और इस वक्त जो है वो इस्लाहुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेजेंड स्टार हॉकी प्लेयर, और वकार ज़का साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार ज़का साहब, अच्छा एक तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, आपकी कमेंट्री भी देख रहे थे, बड़े महसूस हो रहे थे, उसके बड़ा लोगों के बड़ा उसके बाद इंटरेक्शन भी हुआ कि अच्छा रात को बैठ के, सुबह के वक्त बैठ के वो ओलंपिक्स के मैचेस भी देख लें। लेकिन जैसे इस्लाहुद्दीन साहब फरमा रहे थे कि राइट मैन फॉर राइट जॉब वाला मामला नहीं हुआ, फिर हमने ये देखा कि मुसलसल लियारी के बॉक्सर्स हमारे रिपोर्ट्स बनाने के लिए तो हैं, लेकिन हुकूमत की उस तरफ तवज्जो नहीं है। फुटबॉलर्स के लिए वो ना स्पॉन्सरशिप है, ना वो कवरेज है जो होनी चाहिए। हॉकी के लिए तो खैर ना होने के बराबर हुआ कि जहां हम चैम्पियंस थे वहां हम इतना नीचे आ गए, जैसे इस्लाहुद्दीन साहब कह रहे हैं कि 18वें नंबर तक हमारी टीम पहुंच गई है। तो ये बाकी जानिब हुकूमत भी तो कोई तवज्जो नहीं कर रही है। स्पॉन्सरशिप में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से अरबों रुपया कमा रही हैं, उनकी तवज्जो इस जानिब नहीं है। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर क्या हो सकता है?
मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो सबसे अहम चीज समझने की है ना, वो ये है कि सारा प्रेशर जो है, मुल्क में टैलेंट बहुत है, टैलेंट मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसका फुकदान है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, एनर्जी बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कराची ग्रामर स्कूल है, जो लाहौर ग्रामर स्कूल है, जो इस तरह के बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर बहुत ही इलीट और हमारा एक जिसे कहते हैं इलीट तबका पड़ता है, वहां पर स्विमिंग के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, वो वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट भी करने जाते हैं। उनमें से भी कुछ लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उनको भी आगे आ जाना चाहिए। क्योंकि देखें, जैसे भी हमारे सीनियर ने ये फरमाया कि देखें, जो सोर्स ऑफ इनकम है ना भाई, घर में रोटी कहां से आएगी, बिल्कुल भाई घर का बिल कहां से पे करेंगे, तो ये सारा जो बोझ है ये इन पे क्यों डाला हुआ है। वो टैलेंट ठीक है आ रहे हैं, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हर जगह पे गवर्न करती है, आप देखें उनके बच्चों के पास इक्विपमेंट की भी कमी नहीं है, उनके पास कोई और फैसिलिटी की भी कमी नहीं है, उनमें से किसी के अंदर ये जज्बा नहीं आता कि यार मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आऊं, या मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे चला जाऊं। सारा का सारा जो है बोझ जो है उन पर डाला होता है। जिनका घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उनको कह रहे हैं जी इनको आप ना और वो करें। मेरा थोड़ा सा यहां पर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश ये करें कि पाकिस्तान में जो स्कूल लेवल पे है वहां से आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और वहां पे आइडेंटिफाई करने में अगेन मीडिया, ड्रामे जो बनते हैं हमारे, खासतौर पे हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। जरूरी नहीं है वो जीत गए तो उसके बाद ही आप आके ट्वीट करना शुरू करें या उसके बाद ही आके बात करें, आपको उससे पहले भी करना चाहिए। अब कल 4 बजे जब ये मुकाबला पाकिस्तान के टाइम पर हो रहा होगा, तो इतना भी प्रेशर भाई उस पर मत डाल दो, इतने मैसेज भी मत करो कि बाज़ दफा प्रेशर में बंदा जो है फंस जाता है कि यार इतना प्रेशर नहीं डाले ना। अफरीदी जब पहली दफा खेलने गया था तो सेंचुरी बनाई थी उसने, इतना प्रेशर मत डाल दो मैसेज कर करके उसकी ऐसी तैसी फिर जाए। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि, लेकिन ये कि स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए इस किस्म का प्रेशर, एक तो प्रेशर जीत का प्रेशर है, दूसरा खेल का प्रेशर है, तीसरा पूरी कौम के जो है वो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी बिल्कुल। और वो उनकी क्वालिफाइंग की तकरीबन को 1.5 मीटर ज्यादा दूर की भी जेवलिन थ्रो थी। लेकिन बहरहाल मुकाबले के लिए एक अच्छा जो कंपटीशन वो देखने में आएगा, ये बड़ा अच्छा ज़रूरी है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, हल क्या है? हम हल की जानिब आएँ। आप हॉकी, आखिरी बार आप थे मैनेजर जब हमने टोक्यो के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया बार्सिलोना में। 94 में हम लोग वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो आप लोग खुद आप लोगों ने जो की, शायद वो अब हम उसका हिस्सा नहीं हो पाते हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया हमारा हो गया। तो सर हल क्या है कि हम कम से कम हॉकी जैसा खेल है इसको वापस उसी तरह से लाएं? देखें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, नो डाउट कि उसको पाकिस्तान आर्मी ने वो ट्रॉफी बना के दी थी, और 1978 में पहली चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हुई थी। इत्तफाक से मैं उसका कप्तान भी था और हम जीते थे जी। उसके बाद 1981 में हम यहाँ जीते कराची में, फिर 81 में भी, यहाँ 3 चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ जीते, फिर 94 में जीते। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई है। वर्ल्ड कप वो भी पाकिस्तान आर्मी ने बना के दिया था, वो भी पाकिस्तान की टीम 4 दफ़ा जीत चुका है जी। ओलंपिक में आपके सामने पोजीशन है। देखें, अब ज़रूरत इस बात की है, मैं तो पिछले 20 साल से ये बात कर रहा हूँ, लास्ट जब पाकिस्तान सिडनी ओलंपिक्स में हॉकी में 4थे नंबर पर आया था, उसके बाद से लेके अब तक हॉकी मुस्तकिल डिक्लाइन पे गई है, और नतीजा ये हुआ कि हम 2012 के बाद ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया और अब 18वें पे है। ज़रूरत इस बात की है। अच्छा, एक बात और भी मैं कह रहा हूँ, पिछले कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे ये बात कहते हुए, कुछ मेरे साथी मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 35 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। उन्हीं में से निकाल दिए जाते हैं, उन्हीं में से वापस बुला। भाई, आप अपना पूल क्यों नहीं बढ़ा करते? आप अपना बेस क्यों नहीं बढ़ा करते? आप यूथ का बेस बनाएं, आप जूनियर का बनाएं, आप सीनियर का बनाएं। अब हम उस जगह पर खड़े हैं कि हमें नए सिरे से कुआं खोदना पड़ेगा, नए सिरे से पानी पीना पड़ेगा। हर एज की, जैसे मैंने बताया, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, इस तरह की टीमें बनानी पड़ेंगी, पूल को बड़ा करना पड़ेगा। अब ये वक़ार ने जैसे कहा कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट हंट एक पूरी स्कीम बनाई जाए पूरे पाकिस्तान में, इर्रिस्पेक्टिव उस एज के बच्चे निकाले जाएं और उनको हवाले किया जाए उन लोगों के जो गुड्स डिलीवर कर सकते हैं। पहले देखें कि ये बच्चों को तैयार कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको बनाया जाए और उसको लेके चलें। अभी से शुरू करेंगे तो 4 साल जब अगला ओलंपिक्स 2024 के अंदर फ्रांस में होगा तो उसके लिए आपकी टीम बनेगी। मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि अगर आज से हॉकी के ऊपर काम शुरू कर दिया जाए, नेक नियति ईमानदारी से कर दिया जाए, तो 4 साल के अंदर पाकिस्तान की टीम फर्स्ट 4 में आ सकती है।
ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने बात की, फर्स्ट फोर में आ सकती है क्योंकि टैलेंट तो वही मौजूद है और आप जैसे जो लेजेंड्स हैं हॉकी के वो भी हमारे पास मौजूद हैं जिनसे पूरी रहनुमाई भी ली जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे हॉकी इसी तरह से जवाल का शिकार रहे तो बड़ी एक मायूसकुन होगी। मैं आखिर में वकार, तो फिर आपका तो ऐलान है कि $5,000 का कि अगर वो कोई भी मेडल लेते हैं, विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचते हैं, तो वकार आप तो खुद बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बाकी दोस्तों को भी हमारे इस ट्रांसमिशन के थ्रू कहिए कि चलें हुकूमत जो ऐलान करेगी सो करेगी, वो बाकी दोस्त भी ऐलान करें तो एक अरशद की अच्छी एक जो है वो इनकरेजिंग एक पोजीशन बन जाएगी। मेरे ख्याल से उनके कोच को हमने यहाँ पर डिस्कस, कोच का बहुत बड़ा हाथ है जी हाँ। और उनके कोच जो है उन्होंने बहुत, मैंने उनको स्पेशली मैसेज भी ये एक व्हाट्सएप पे उनको पहुंचाया था कि किसी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो तो आप बताइएगा। और देखिए मैं किसी दोस्त को या कोई वो चंदा जमा करने की तरफ नहीं जा सकता, वो अकाउंटेबिलिटी के बड़े चक्कर आ जाते हैं। तो जो पैसे मुझे खुद फील होता है कि मैं खुद अपनी जेब से और दे सकता हूं, और ये मेरा वादा है कि वो तीनों में से कोई मेडल जीत जाए। और ये देखे लोग ना ये कहते हैं चलो यार तुम ऐसे क्यों नहीं दे देते, नहीं ये ऐसे ना किया करें। देखे जिंदगी में सिर्फ विनर को याद रखा, विनर को इनाम है, विनर को याद रखा जाता है, 100 रन जो करता है उसको याद रखा जाता है, लूजर को नहीं याद रखा जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।